29 अगस्त 2019 नज़ारा था देहरादून के एक इलाके माता मंदिर रोड का, जो कि नेहरू कॉलोनी के अंडर आता है। उसी रोड पर एक मकान है जिसमें ट्रांसपोर्टर अशोक रोहिल्ला अपनी पत्नी कामना रोहिल्ला और 3 साल की बेटी के साथ रहता था। रात के कोई 11-12 बजे का टाइम था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक अशोक के घर से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी घबरा गए। उन्हें लगा कि लूटपाट के लिए अशोक के घर में बदमाश घुस गए हैं। उन्होंने सोचा कि अशोक या उसकी पत्नी ने विरोध किया होगा, जिसकी वजह से बदमाशों ने गोलियां चला दी होंगी। हकीकत जानने के लिए एक पड़ोसी घर से बाहर निकला तो उसने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा कि अशोक अपनी कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था और वो घबराया सा लग रहा था। तब तक और लोग भी अशोक के घर के आसपास जमा हो गए थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। हकीकत जानने की उत्सुकता सभी के दिल में थी, इसलिए कुछ लोग हिम्मत करके अशोक के घर में दाखिल हुए। अंदर घर की सभी लाइटें जल रही। घर की हालत से ऐसा नहीं लग रहा था कि घर में चोर बदमाश घुसे हों। सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब वे लोग बेडरूम में पहुंचे तो सन्न रह गए। बेड पर कामना के खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और उसके सिर से बहता खून फर्श पर फैलता जा रहा था और ठीक उसके बगल में उसकी 3 साल की बेटी सोई हुई थी। लाश देखते ही उन्होंने पुलिस को इस मामले की खबर कर दी। पड़ोसियों को लग रहा था कि हत्या अशोक ने की होगी, इसलिए वो भाग गया, लेकिन अभी गुत्थी उलझने वाली थी। खैर, खबर मिलते ही नेहरू कॉलोनी के एसओ दिलबर नेगी पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। पुलिस मौके वारदात की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही थी। कमरे और घर की एक एक चीज अपनी जगह मौजूद थी। देखने से ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि वारदात को लूट, चोरी या डकैती के लिए अंजाम दिया गया हो। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि कामना का पति अशोक गोली चलने के बाद तेजी से कार लेकर कहीं भाग गया था। पुलिस को भी ऐसा ही लगता है कि शायद अशोक ही हत्यारा है। केस इतना सीधा नहीं था। पुलिस भी इस केस में चकराने वाली थी। खैर, इस घटना की जानकारी एसओ दिलबर नेगी ने सीओ जया बलोनी, एसपी श्वेता चौबे और एसएसपी अरुण मोहन जोशी को भी दे दी। घटना की सूचना मिलने के आधे घंटे के अंदर सीओ जया और एसपी श्वेता मौके पर पहुंच गईं। हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जिस कमरे में बेड पर कामना की लाश पड़ी हुई थी, उससे करीब 5 मीटर की दूरी पर बड़ी मात्रा में ताज़ा खून पड़ा हुआ था। अब पुलिस ने इससे ये अनुमान लगाया कि हो सकता है गोली अशोक को भी लगी हो या फिर उसने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को भी मारने की कोशिश की हो। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी। ये भी सोचा गया कि लूटपाट की नीयत से कमरे में घुसे बदमाशों से हाथापाई के बीच गोली चली हो, जिससे गोली लगने से कामना की मौत हो गई हो और अशोक जख्मी हो। लेकिन अशोक गया कहाँ? क्राइम सीन देखकर पुलिस का दिमाग चकरा गया था। क्लियर तौर पर यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मामला है क्या। अशोक के सामने आने पर ही असलियत सामने आ सकती थी और पुलिस अशोक का पता लगाने में जुटी हुई। पुलिस को पड़ोसियों में से ही किसी से अशोक का नंबर मिल गया। फोन करने पर अशोक का पता भी चल गया। वो श्रीमंत इंदिरेश हॉस्पिटल में भर्ती था। उसे पीठ में गोली लगी थी और वो खुद ही कार ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचा था। पुलिस अशोक की सच्चाई का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि अशोक आईसीयू में भर्ती है। गोली लगने से उसके शरीर से काफी खून बह चुका था और उसकी हालत सीरियस बनी हुई थी। अशोक ही एक ऐसा चश्मदीद था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मतलब उसने हत्यारे को अपनी आंखों से देखा था। मुमकिन था कि शायद कातिल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अशोक पर यह सोचकर गोली चलाई हो कि उसकी मौत के बाद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। बहरहाल, मौके पर जांच में जुटी पुलिस ने एक बार फिर से कामना की लाश का बारीकी से मुआयना किया। जांच के दौरान पता चला कि हत्यारे ने कामना को सिर के पीछे गोली मारी थी। घर में सीसीटीवी कैमरे तो मौजूद थे, लेकिन डीवीआर मौके से नदारद थी। इसका मतलब था कि कातिल अपनी पहचान छिपाने के लिए डीवीआर साथ ले गया था ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके। क्राइम सीन की पड़ताल से एक बात तो तय थी कि कातिल जो भी रहा हो, पेशेवर नहीं था। अगर पेशेवर होता तो अपना काम करके भाग जाता, ना कि डीवीआर साथ ले जाता। यानी हत्यारा जो भी था, रोहिल्ला परिवार को जानने वाला था। क्राइम सीन को देखकर एक और बात साबित हो रही थी कि अगर अशोक कामना को गोली मारता तो सीधे उसके माथे पर लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि कामना, अशोक और बच्ची के अलावा कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद था जिसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। दूसरे, कामना की बेटी उसी के बगल में सोई हुई थी
कातिल ने नन्ही सी जान को छुआ तक नहीं था। उसका जो भी मकसद रहा हो, उसका निशाना कामना और अशोक की थे। एक की उसने जान ले ली थी, दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। बहरहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तब तक कामना का भाई भी आ चुका था। पुलिस ने 3 साल की जाह्नवी को उसे सौंप दिया। कागजी कार्रवाई पूरी करते करते सुबह के 4:30 बज गए। खैर 31 अगस्त को कामना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि कामना को काफी नजदीक से गोली मारी गई थी, लेकिन गोली उसके सिर में नहीं मिली थी। गोली दाई आंख को चीरते हुए निकल गई थी, जबकि पुलिस को मौके वारदात से कोई भी गोली नहीं मिली थी। दूसरी तरफ पुलिस अशोक के सेहत की पल पल की जानकारी ले रही थी, क्योंकि उसका बयान जरूरी था। पुलिस को अशोक के आईसीयू से जनरल वार्ड में पहुंचने का इंतजार था। पुलिस को आशंका थी कि हो सकता है कातिल उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करे, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए 24 घंटे 2 कांस्टेबल तैनात कर दिए गए थे। 1 सितंबर 2019 को अशोक को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो एसओ दिलबर नेगी उससे पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। अब अशोक पूरी तरह खतरे से बाहर था। गोली उसके पेट को छूते हुए निकल गई थी। ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि 29 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे उसकी बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा उससे मिलने आया था। उसके साथ 2 लोग और भी थे। उसने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और अंदर कमरे में चला गया। तभी रिंकू ने उससे पानी मांगा और वो किचन में पानी लेने चला गया। तभी उसे बेडरूम से गोली चलने की आवाज आई, तो वो दौड़कर बेडरूम में पहुंचा तो रिंकू ने उस पर भी फायर झोंक दिया। गोली लगते ही वो जान बचाकर वहां से भाग निकला और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। रिंकू वर्मा का नाम सुनते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि वो रायपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उस पर बड़ा इनाम भी रखा हुआ था। रिंकू अपने पास मोबाइल नहीं रखता था, इसलिए पुलिस अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाई थी। अशोक के बयान के आधार पर पुलिस से कामना की हत्या और अशोक की हत्या के प्रयास की धारा के साथ रिंकू उर्फ अजय वर्मा को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुट गए। लेकिन अशोक के बयान को लेकर पुलिस कहीं न कहीं उलझी हुई थी, क्योंकि पूछताछ के दौरान पुलिस को अशोक ये नहीं बता सका था कि रिंकू ने कामना की हत्या और उसे मारने की कोशिश क्यों की। आखिर कामना से उसकी क्या दुश्मनी थी। अशोक के बयान ने पुलिस को उस पर भी शक करने पर मजबूर कर दिया था। पुलिस सच की तलाश में जुटी हुई थी और गहराई में जानने के लिए उसने कामना और अशोक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे ये पता लग सके कि घटना वाली रात दोनों ने किस किस से बात की थी। इसी दौरान कामना के भाई ने पुलिस को अशोक के बारे में एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताई जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने जब अशोक के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसकी आखिरी बात मेरठ के सरधना के रहने वाले दीपक शर्मा से हुई थी। दूसरी तरफ रिंकू वर्मा को पकड़ने के लिए भी पुलिस की खोजबीन जारी थी। इस कोशिश में पुलिस ने रिंकू के कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे रिंकू के बारे में सख्ती से पूछताछ की, तो पता चला कि रिंकू ने साल भर से नजर ही नहीं आया है। किसी को भी उसका कुछ पता नहीं था। रिंकू के साथियों से मिली जानकारी और कामना के भाई द्वारा बताई गई बातों से अब पुलिस के शक की सुई अशोक की तरफ थी। साथ ही पुलिस को अशोक के खिलाफ कई ठोस सबूत भी मिले। अब इंतजार था अशोक के सेहतमंद होने का। खैर 2 दिन बाद एसओ दिलबर नेगी अशोक से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बिना बात घुमाए फिराए सीधे लफ्जों में अशोक से कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ अशोक। अब सीधे सीधे बता दो कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कराई। तुम तो जानते ही हो कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। तुम्हारे तीनों कमीने नगीने कानून के फंदे में फंस चुके हैं। ये सुनते ही अशोक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि पुलिस सच्चाई तक पहुंच चुकी है, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो कहानी सुनाई वो पुलिस को भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इस केस में पुलिस तो सिर्फ एक कत्ल की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन अशोक ने जो बयान दिया उसमें 2 हत्याओं का खुलासा हुआ। आखिर वो दूसरी हत्या किसकी हुई थी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शुरू से। 35 साला अशोक रोहिल्ला मेरठ के सरधना का रहने वाला था। देहरादून में रहकर वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था, जिसमें उसे अच्छी खासी कमाई होती थी। रुपये पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी। उसका खुशहाल परिवार था जो कि मेरठ में ही रहता था। समाज में उसकी इज्जत थी।
बड़ा हो या छोटा, वो सभी की इज्जत करता था। खैर, कारोबार के चलते अशोक का ज़्यादातर समय देहरादून में ही गुजरता था। बात है 2009 की। देहरादून के जिस इलाके में उसका ऑफिस था, ठीक उसके सामने एक पीसीओ था। उस पीसीओ पर एक लड़की बैठती थी, रेखा, और कभी कभी उसका भाई सुरेश। अशोक का खिंचाव रेखा की तरफ हो गया। उसने रेखा के भाई सुरेश के साथ दोस्ती कर ली। अब उसका पीसीओ पर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे रेखा और अशोक के बीच प्यार पनपने लगा। लेकिन ये प्यार परवान चढ़ता इससे पहले ही अशोक की जिंदगी में एंट्री होती है कामना की। दरअसल कामना उसी पीसीओ पर कभी कभी कॉल करने आती थी। अशोक की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो रेखा को छोड़कर उस पर लट्टू हो गया, जबकि वो जानता था कि कामना उसके दोस्त सुरेश की प्रेमिका है। लेकिन वो कामना को हर हाल में अपना बनाना चाहता था। धीरे धीरे उसने कामना को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया और जल्दी ही वो उसमें कामयाब भी हो गया। कामना की जिंदगी में अशोक के आते ही कामना ने अपने प्रेमी सुरेश को अपनी जिंदगी से मक्खी की तरह निकाल फेंका। सुरेश कामना की बेवफाई सह न सका और हमेशा के लिए देहरादून छोड़कर कहीं और चला गया। 6 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अशोक और कामना ने 2014 में कोर्ट मैरिज कर ली और नेहरू कॉलोनी के एक पोश इलाके में फ्लैट लेकर रहने लगे। बाद में दोनों के परिवार वालों ने भी उन्हें कबूल कर लिया और दोनों की धूमधाम से शादी की। खैर, शादी के बाद वही रूटीन। दिन में अशोक अपने ऑफिस चला जाता और कामना घर में बोर होती रहती। इसलिए उसने बुटीक खोलने का सोचा। इस बारे में उसने अशोक से बात की तो उसने भी हाँ कर दी। अशोक के सहयोग से कामना ने मोहल्ले में ही बुटीक खोल लिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद उसका बुटीक चल निकला। 2 साल बाद कामना ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों ने बड़े लाड प्यार से उसका नाम जानवी रखा। खैर, दोनों की जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। अशोक की बुआ का बेटा रिंकू कभी कभार अशोक के यहाँ आता जाता था। इत्तेफाक की बात यह थी कि वो जब भी आता था उसकी मुलाकात अशोक से नहीं हो पाती थी और यहीं से उन दोनों के रिश्ते में शक का बीज पड़ा। ये बात जब अशोक को पता चली कि जब वो घर पर नहीं होता है तो रिंकू आता है, वो अपनी पत्नी पर भड़क गया। उसने कामना से कहा कि अब जब भी वो आए उसे दरवाजे से ही रुखसत कर दे। रिंकू अपराधी किस्म का आदमी है, पुलिस ने उस पर इनाम भी रखा है, उसकी वजह से हम भी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन उसके मना करने के बावजूद रिंकू का आना जाना बंद नहीं हुआ। इसी बीच कहीं से अशोक को पता चला कि कामना और रिंकू के बीच अवैध संबंध है। इसी वजह से वह उसके घर आता है। फिर क्या, रिंकू को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई। कामना ने पति को लाख सफाई दी कि रिंकू के साथ उसका ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अशोक उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था और हकीकत भी यही थी कि कामना और रिंकू के बीच कोई अवैध संबंध नहीं थे। खैर, अशोक के दिल में रिंकू नाम की शक की चिंगारी भड़की तो वो शोलों का रूप लेती गई। शक की आग में जलते जलते उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। ये फैसला था रिंकू को रास्ते से हटाने का। उसने कामना को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। प्लान के अनुसार 3 नवंबर 2018 को अशोक ने रिंकू को अपने बर्थडे पार्टी पर एक दोस्त के घर बुलाया, जहां पर रात में खूब पार्टी हुई। उस पार्टी में अशोक के दोस्त दीपक शर्मा, उसका छोटा भाई गौरव शर्मा और परवेश शामिल थे। प्लान के तहत 4 नवंबर को सुबह दीपक के दोस्तों ने रिंकू को नौकरी के बहाने अपने साथ लेकर राजस्थान के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ही परवेज ने शराब में नशे की दवा मिलाकर रिंकू को पिला दी और बाद में उसे गला दबाकर मारने के बाद तीनों ने उसकी लाश वहीं कहीं झाड़ियों में फेंक दी और देहरादून वापस लौट आए। रिंकू चूंकि घर से बेदखल था, इसलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अशोक ने कामना के आसपास से भले ही रिंकू नाम के कांटे को सदा के लिए निकाल दिया था, लेकिन वह भी शक की आग में जल रहा था। अशोक की शक करने की बीमारी से दोनों के बीच रिश्ते खराब हो चुके थे। एक छत के नीचे रहते हुए भी उनमें बहुत कम बात होती थी, सिर्फ ज़रूरत भर की। धीरे धीरे वक्त सरकता है और फिर अशोक को पता चला कि कामना का किसी फाइनेंसर के साथ चक्कर है। इस बात को लेकर उनके बीच जो बचे खुचे रिश्ते थे वो भी खत्म हो गए। परिवार के टूटने से कामना बुरी तरह टूट चुकी थी। पति को उसने लाख सफाई दी, लेकिन सब बेकार। जो अशोक कभी उसके लिए जान तक दे सकता था, उसी को कामना की शक्ल से भी नफरत हो चुकी थी। बेइंतहा प्यार अब बेइंतहा नफरत में बदल चुका था। 5 सालों के अंदर ही इश्क का आशियाना तिनका तिनका होकर बिखर गया था। इधर अकेलापन दूर करने के लिए अशोक के दिल में फिर से रेखा के लिए प्यार उमड़ आया। वो भी उसे भुला नहीं पाई थी।
जब अशोक दोबारा उसकी पनाह में आया तो उसने उसे दिल में जगह दी। कामना से पति की ये सारी बातें छिपी नहीं रह सकी। जब उसे पति की सच्चाई पता चली तो घर में एक बार फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अशोक रोज रोज की चीख चीख से ऊब गया था और डिप्रेशन में भी रहने लगा था। और फिर एक दिन उसने पत्नी को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने 2 लाख में पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। ये काम दीपक, गौरव और परवेज को करने थे। इन्हीं तीनों ने रिंकू को भी रास्ते से हटाया था। खैर, प्लान ये बना कि घटना को अंजाम देने के बाद इसका आरोप रिंकू के ऊपर लगा दिया जाएगा और पुलिस रिंकू की तलाश में मारी मारी फिरती रहेगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। गौरव ने बतौर पेशगी अशोक से 1 लाख रुपये ले लिए थे और बाद में फिर 50,000 लिए। उसी पैसों में से गौरव ने 30,000 का एक रिवॉल्वर खरीदा और 28 अगस्त 2019 की शाम गौरव अपने साथी दीपक और परवेज को लेकर मेरठ से देहरादून पहुंचा। लेकिन उस दिन किसी वजह से अपना काम अंजाम नहीं दे सके। 29 अगस्त की रात की बात है। कामना घर का काम काज निपटाकर बेटी के साथ जल्दी ही सो चुकी थी। उस दिन अशोक भी जल्दी घर आ गया था। पति के गहरी नींद में जाते ही अशोक ने करीब 11 बजे गौरव को फोन कर घर बुला लिया। एक होटल में ठहरे हुए थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। अशोक की ओर से हरी झंडी मिलते ही 11:30 बजे दीपक, गौरव और परवेज अशोक के घर पहुंच गए। अशोक ने उन्हें कामना का कमरा दिखा दिया और बोला कि बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, वो अपनी माँ के साथ ही सो रही है। तीनों दबे पांव कामना के कमरे में पहुंचते हैं। गौरव ने कामना के सिर पर बिल्कुल पास से फायर किया। कामना हिली और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए अशोक ने गौरव से उस पर भी फायर करने के लिए कहा ताकि पुलिस को लगे कि बदमाश लूट की नियत से घर में घुसे और विरोध करने पर उन्होंने दोनों को गोली मार दी। खैर, अशोक के कहने पर गौरव ने उसे इस तरह गोली मारी कि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। घटना को अंजाम देने के बाद वे सीसीटीवी कैमरे की DVR अपने साथ ले गए ताकि पुलिस उन तक किसी भी कीमत पर न पहुंच सके। लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस कॉल डिटेल्स और सर्विलांस के जरिए कातिलों तक पहुंची गई। अशोक ने रिंकू को फंसाकर पुलिस को उलझाने की जो तरकीब निकाली थी वो धरी की धरी रह गई। पुलिस रिंकू की लाश का पता लगाने के लिए तीनों आरोपियों को लेकर राजस्थान भी गई, लेकिन लाश नहीं मिली। फिलहाल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शक की बीमारी ने न जाने कितने घर उजाड़े हैं। अशोक के साथ भी यही हुआ। उसके शक करने की वजह से उसका हंसता बसता परिवार उजड़ गया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।